उसके बाद आता है जी के जो आपका ये है कि कैंसर। कैंसर किसी और जगह पे बना और आपके लिवर तक आ गया, तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस टू लिवर। कि कैंसर किसी और जगह पे बना और आपके लिवर तक आ गया, तो इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस टू लिवर। तो अगर कोई बंदा है और उसको है कोलोन कैंसर, ठीक है, उसको कोलोन का कैंसर होता है, या पेंक्रियाज का कैंसर होता है, या लंग्स का कैंसर होता है, या ब्रेस्ट कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो ब्रेस्ट का कैंसर, लंग का कैंसर, पेंक्रियाज या कोलोन कैंसर, तो वो क्या करते हैं, ये सारे के सारे मेटासाइज करते हैं। कहाँ पे मेटासाइज करते हैं? लिवर तक। ठीक है, दे ऑल मेटासाइज टू लिवर और रिजल्ट इन मल्टीपल नोड्यूल्स। इसमें क्या बनता है? इसमें आपको मल्टीपल नोड्यूल्स मिलते हैं। इसमें क्या बनता है? मल्टीपल नोड्यूल्स मिलते हैं। और इसकी क्लिनिकल आप कैसे मतलब क्लिनिकल डिटेक्शन इस तरह होती है कि जो लिवर होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है, लिवर की हिपैटोमेगाली हो जाती है विद विद अ नोड्यूलर फ्री एज ऑफ द लिवर। ठीक है, मतलब कि इसमें नोडुलर फ्री एज ऑफ द लिवर का मतलब ये है कि आपकी जो एज होगी वो फ्री होगी। ठीक है, एज पे कोई नोड्यूल नहीं होगा, लेकिन आपके नोड्यूल्स उसके अंदर होंगे। तो नोड्यूलर फ्री एज ऑफ द लिवर में क्या होगा कि आपकी जो एज है वो फ्री होगी। ठीक है, एज पे कोई नोड्यूल नहीं होगा, नोड्यूल्स आपके लिवर के अंदर होंगे और इसमें हिपैटोमेगाली होगी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप सबको मुबारक हो, आपकी ये खत्म हो गई है फार्मा इसकी पैथोलॉजी। तो एक आपका टॉपिक छोटा सा रह गया, उसको हम जरा कर लेते हैं, और फिर आपकी ये पैथोलॉजी बिल्कुल 100% आपकी फर्स्ट एड से और पैथोमा दोनों से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो 402 पेज नंबर है, कहाँ गया? ठीक है, ये फर्स्ट एड है, और फर्स्ट एड पे अब आपकी पैथोमा खत्म हो गई है। पैथोमा पे जो पूरा चैप्टर था वो खत्म हो गया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, और ये हमारा पैथोमा पे अच्छा नहीं था लिखा हुआ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। जो अल्फा वन है, अल्फा वन क्या होता है? अल्फा वन हमारे पास एक एंजाइम का नाम है। ठीक है, अल्फा वन क्या है? एक एंजाइम का नाम है। और ये कौन कौन बनाता है? प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, इसको हमने उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। ओके, इट इज इसमें होता क्या है कि मिसफोल्डेड जीन प्रोडक्ट प्रोटीन एग्रीगेट्स इन हिपैटोसेलुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसमें आपके मिसफोल्डेड जीन प्रोटीन जो के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एग्रीगेट कर जाएंगे। एग्रीगेट का मतलब होता है ढेर लग जाएगा उनका। उससे क्या होगा? सिरोसिस होगी। और इसमें जो स्टेन होगा, इसमें जो हम स्टेन यूज करते हैं, दैट इज योर पीएस। ठीक है, पास पॉजिटिव। इसमें जो दे आर पॉजिटिव फॉर पास स्टेन। ठीक है, ये एक स्टेन का नाम है। तो दे आर पॉजिटिव फॉर पास स्टेन। और इसमें इट इज को डोमिनेंट ट्रेट, मतलब इसमें को डोमिनेंसी आती है। को डोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस, ये क्या होते हैं इसको हम पढ़ेंगे बायोकेम में। ठीक है, तो इट इज को डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, इसको ध्यान देख लेना, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रेयर है। जो को डोमिनेंट ट्रेट्स होती है हमारे पास थोड़ी सी रेयर होती हैं, तो ये आपसे शायद एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो को डोमिनेंट ट्रेट है उसकी एग्जांपल क्या है। तो आपने कहना है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी ऑफन प्रेजेंट इन यंग पेशेंट विद लिवर डैमेज एंड डिस्निया विदाउट। अच्छा, इसमें डिस्निया क्यों होता है, ये समझने वाली बात है। देखो, हमने उसमें पढ़ा भी था कि आपकी जो बॉडी है ना, जो आपकी बॉडी है, फर्ज करें ये एक तराजू है। ठीक है, ये एक तराजू है, और अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बैलेंस रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में क्या रखा है? बैलेंस रखा है। अगर कोई चीज हम मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटीएजिस। ठीक है, जिनको हम कहते हैं प्रोटीएजिस, तो उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने क्या रखे हैं? एंटी प्रोटीएजिस भी रखे हैं, उनको बैलेंस करने के लिए। एंटी प्रोटीएजिस, दोबारा सुन लें, जो प्रोटीएजिज है इनका काम होता है प्रोटीन को तोड़ना। तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में हर चीज को बैलेंस रखा हुआ है। तो अब अगर अल्लाह ताला एंटी प्रोटीएजिज ना बनाते तो क्या होता कि प्रोटीएजिज तो हमारी बॉडी को तबाह बर्बाद कर देते। तो जो प्रोटीएजिज और एंटी प्रोटीएजिज है इनका क्या है? आपस में बैलेंस है। ठीक है, दे आर बैलेंस्ड। लेकिन अगर एक पेशेंट है और उसको हो जाता है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। अब जो अल्फा वन होता है, ठीक है, जो आपका अल्फा वन किधर गया? जो अल्फा वन है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, जो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है? ये आपका इस इन प्रोटीएसिस को तोड़ता है। ठीक है, इन प्रोटीएसिस को इनहिबिट करके रखता है। अब क्या हुआ कि जो अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन है इसकी होगी डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके क्या होगी? डेफिशिएंसी। मतलब कि क्या हुआ कि इनका मसला आ गया इनमें, ये अब सही तरह बन नहीं रहा। तो क्या होगा? आपके जो प्रोटीएजेज है जिन्होंने प्रोटीन को तोड़ना होता है वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। अब आप कहते हैं कि यार प्रोटीएजेज हैं कौन से हमारी बॉडी में? तो अब हम बात करते हैं लंग्स की। ठीक है, तो जो लंग्स होती हैं, ठीक है, लंग्स, लंग्स में अल्लाह ताला ने एक आपका प्रोटीएज रखा है। जो आपका अल्लाह ताला ने आपका एक प्रोटीएज रखा है जो प्रोटीन को तोड़ता है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है इलास्टेज। ठीक है, उसका नाम क्या है? इलास्टेज। अब इलास्टेज क्या है? एक आपका समझ रहे एंजाइम है, एक प्रोटीज है जिसने प्रोटीन को तोड़ना होता है। लेकिन जो इलास्टेज है इसको लिमिट में कौन रखता है? इसको कंट्रोल में कौन रखता है? दैट इज योर अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन।
दैट इज योर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। अब क्या हुआ कि अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की हो गई डेफिशिएंसी। जब अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की हुई डेफिशिएंसी तो क्या हुआ, जो इलास्टेज होगा, जो हमारे इलास्टिन होगा, ठीक है, लंग्स के अंदर जो इलास्टिन होगा, जो इलास्टिक टिश्यूज होंगे, इलास्टिन होगा, मतलब जो टिश्यूज होंगे, वो उनकी हो जाएगी ब्रेक डाउन। तो इलास्टिन की क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन। जो इलास्टिन होगा हमारी लंग्स के अंदर वो टूट जाएगा। और हम इसको पढ़ के आए हैं कि जो एम्फीसीमा है, एम्फीसीमा क्या होता है कि उसमें जो हमारे एल्वोलाई के अंदर एल्वोलाई है, एल्वोलाई की देखिए, जो एल्वोलाई है वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आपके बहुत ज्यादा छोटे छोटे दीवारें होती हैं जिनके ऊपर ब्लड सप्लाई होती है और वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। लेकिन क्या होता है कि इलास्टिन की ब्रेक डाउन होने की वजह से आपको क्या हो जाता है, आपको एम्फीसीमा हो जाता है। ठीक है, आपको क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा। ठीक है, एम्फाइसीमा। तो आपने याद रखना है कि जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है, ठीक है, जो आपका अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है, ये क्या है, इसमें आपका एम्फीसीमा हो जाता है। ठीक है, आपको एम्फाइसीमा हो जाता है, आपको क्या हो जाता है, आपको डिस्निया आ जाता है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो आपका अगर जिगर खराब हो गया और डिस्निया आ गया तो विदाउट हिस्ट्री ऑफ टोबैको स्मोकिंग तो आपको क्या है, अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन है। इलास्टेज वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर दे। देखिए, जो इलास्टेज है ना, इलास्टेज, इलास्टेज आपका एक एंजाइम है और इसने आपके उसको तोड़ना होता है, इलास्टिन को तोड़ना होता है। ठीक है, इलास्टिन को क्या करना होता है, तोड़ना होता है, इलास्टिन को तोड़ना होता है। लेकिन जो इलास्टेज है, अल्लाह ताला ने इलास्टेज को आप कंट्रोल में रखा हुआ है बाय द हेल्प ऑफ अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, अल्फा वन एंटी, ये इसको इनहिबिट करके रखता है। अब जब अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की हो जाएगी डेफिशिएंसी या उसकी म्यूटेशन आ गई है, तो क्या होगा, आपका जो इलास्टिन होगा वो टूट फूट जाएगा। तो जो लंग्स में मसला आ जाएगा, लंग्स में स्ट्रक्चर ऑफ नॉर्मेलिटीज आ जाएंगी और आपको एम्फाइसीमा हो जाएगा। ठीक है, जो आपकी इलास्टिसिटी है लंग्स की वो लॉस हो जाएगी और आपको एम्फाइसीमा हो जाएगा या आपको सीओपीडी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना, इसमें कुछ भी बात नहीं है। यही उसने लिखा हुआ है कि जो लंग्स है, लंग्स में आपका जो अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है ये कम हो जाता है। उसकी वजह से अनइनहिबिटेड इलास्टेज, जो इलास्टेज होता है एल्वलाई के अंदर, वो अनइनहिबिटेड हो जाता है। उसको इनहिबिट करने वाला, उसको लिमिट में रखने वाला कोई चीज नहीं है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी लंग्स के अंदर जो इलास्टिक टिश्यूज है वो कम हो जाते हैं और आपको क्या हो जाता है, पैन एसिनार एम्फाइसीमा। ठीक है, आपको क्या हो जाता है, पैन एसिनार। पैन एसिनार का मतलब मैंने आपको बताया भी था रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि अगर आपका सारे का सारा जो एसिनार है, ठीक है, जो आपका सारे का सारा एसिनार है, अगर वो खराब हो जाए तो उसको हम कहते हैं पैर एसिनार एम्फाइसीमा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसमें कुछ भी मसले वाली बात नहीं है। तो आई होप कि अब आपको पैथोलॉजी में जीआईटी के कोई आपका नहीं रह गया। सिर्फ आपका जो रह गया है वो एक दो टॉपिक्स रहते हैं जो कि 2022 वाले एडिशन में नहीं है, 2023 में ऐड हुए हैं। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे, वो 5 मिनट की गेम है। और अब आपकी पैथोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब हम जरा देखते हैं, ठीक है, अब हम जरा देखते हैं, क्या देखते हैं, अब हम जरा देखते हैं इसकी बायो, उसकी फार्माकोलॉजी को। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी इसकी बहुत आसान सी है। और फार्माकोलॉजी को समझने से पहले जो आपके सामने डायग्राम शो हो रही है इसको जरा हम समझ लेते हैं। और ये डायग्राम मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी, लेकिन इसने थोड़ा फार्माकोलॉजी के लिहाज से लिखा हुआ है, तो इसको हम जरा यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए। ठीक है, तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि आपने इसको याद भी करना है, तो हम आज 1 घंटे की क्लास लेते हैं ताकि आपके अच्छे तरीके से हो सके। क्योंकि हमारे पास कल का अभी दिन है, तो कल के दिन में हमने वो एलएफटी भी कर लेंगे और इसकी जो फार्मा रहती है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आपने इसको आज ही जाके अच्छे तरीके से इसको आपने कर लेना है। ठीक हो गया, ओके। अब हम कहते हैं एसिड सप्रेशन थेरेपी। एसिड जो सप्रेशन थेरेपी है, एसिड सप्रेशन थेरेपी का मतलब ये है कि हम कौन कौन सी, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि जिस वजह से हम स्टमक में एसिड को कम कर सकते हैं। अब आप कहते हैं कि यार हमें जरूरत क्या पड़ी है कि हम एसिड को कम करें, तो एसिड को हम कम क्यों करेंगे। फर्ज करो कि ये क्या है, एक मरीज है और उसकी है स्टमक। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हमारे स्टमक में जख्म बन जाए तो इसको हम कहते हैं अल्सर कहते हैं। अगर स्टमक में अल्सर बन जाए और स्टमक में जख्म बन जाए तो इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और अगर 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 ड्यूडनम में अल्सर बन जाए तो इसको हम कहते हैं ड्यूडनल अल्सर कहते हैं। अब ये होता क्यों है कि अगर आपकी जो स्टमक है इसमें HCl ज्यादा हो जाए, अगर आपकी स्टमक में HCl ज्यादा हो जाए तो इस आपको क्या हो जाएगा, आपको अल्सर बन जाएगा। ओके, अब आप कहते हैं कि यार इस HCl को किसी तरीके से हमने कम करना है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, इस HCl को हमने कम करना है और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो हम ऑप्शंस की जरा बात कर लेते हैं। देखो, अब उन ऑप्शंस पे जाने से पहले आपको ये डायग्राम की समझ आनी चाहिए। अब आपके सामने उसने एक प्राइटल सेल बनाया हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्राइटल सेल है, प्राइटल सेल का क्या काम होता है, प्राइटल सेल का काम होता है कि उसने एसिड बनाना होता है। ठीक है, उसने HCl बनाना होता है। अब इस प्राइटल सेल का क्या काम है, इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार हमने पढ़ा था कि जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, जो हमारी 10th क्रेनियल नर्व है वो क्या करती है, वो आती है और सबसे पहले तो वो एक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्रिएट करती है, एसिटाइल कोलिन।
जो एसिटाइलकोलिन है ये क्या करता है, ये M3 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है, ठीक है, M3 रिसेप्टर के ऊपर काम करता है और क्या करता है, ये जी कपलरी प्रोटीन के साथ इनोसिट्रोल ट्राइफॉस्फेट और कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और क्या करता है, एसिड के जो एटीपेज है, ठीक है, जो ये आपका पंप लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन एटीपेज, हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज, इसने एसिड बनाना है, इसने हाइड्रोजन बनाना है। अब ये क्या करता है, जब भी एसिटाइलकोलिन आएगा, जब भी एसिटाइलकोलिन आएगा आपकी एसिड प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ठीक है, ये डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट इफेक्ट है। तो जब भी एसिटाइलकोलिन आएगा आपका हाइड्रोजन की प्रोडक्शन है, जो एसिड की प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे मैंने आपको कहा था कि यार आपका ना होता क्या है, आप खाना खाते हो, आपके आपके जो एंट्रम ऑफ स्टमक है, एंट्रम ऑफ स्टमक में क्या पड़ा है, एंट्रम ऑफ स्टमक में पड़े हुए जी सेल्स, ठीक है, एंट्रम ऑफ स्टमक में क्या पड़े हुए जी सेल्स। अब जी सेल्स क्या बनाते हैं, जी सेल्स बनाते हैं गैस्ट्रिन, ठीक है, जी सेल्स एक आपका हार्मोन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिन। फिर मैंने कहा था कि यार जो गैस्ट्रिन है ना, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन ने क्या करना होता है, गैस्ट्रिन ने आपके उसके एसिड की प्रोडक्शन को ज्यादा करना होता है। लेकिन जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट मतलब ये समझ लें कि आपके घर मेहमान आ गए हैं और आप उन मेहमानों का खाना नहीं बना सकते, तो आप क्या करते हो, आप अपने हमसायों की मदद ले लेते हो, जो आपके नेबर्स हैं आप उनकी मदद ले लेते हो। तो गैस्ट्रिन भी सेम यही काम करता है, जब आपके अंदर खाना जाता है तो गैस्ट्रिन कुछ ना कुछ तो खुद प्रोडक्शन कर देता है। जो गैस्ट्रिन है कुछ ना कुछ तो क्या करता है, इस सीसी के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और आपकी कुछ ना कुछ एसिड को स्टिमुलेट खुद कर लेता है। लेकिन आपकी फर्स्ट एड की ये लाइन भी है कि गैस्ट्रिन जो मेन काम, जो मेन जिम्मेदारी किसकी लगा देता है, अपने हमसाये की लगा देता है। किसकी लगा देता है, इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स की, ठीक है, इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स मतलब के जो उसके हमसाये हैं। जो हमसाये कौन है, इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। इंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स क्या करते हैं, ये एक और केमिकल बनाते हैं और जिसको हम कहते हैं हिस्टामीन, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामीन। अब जो हिस्टामीन है, हिस्टामीन उसकी मदद करता है। हिस्टामीन क्या करता है, हिस्टामीन लगता है जाके H2 रिसेप्टर के ऊपर, ठीक है, जो हिस्टामीन है वो किसके ऊपर जाके लगता है, H2 रिसेप्टर के ऊपर, और क्या करता है, आपके एसिड को स्टिमुलेट करता है। अब ये जो दरमियान में उसने ये लिखा हुआ है ना, इसको आपने आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बहुत उसने चवले मारी हुई है। आपने सिंपल ये याद रखना है, जब गैस्ट्रिन ज्यादा होगा तो एसिड ज्यादा होगा, जब हिस्टामिन ज्यादा होगा तो एसिड ज्यादा होगा, जब एसिटाइलकोलिन ज्यादा होगा तो एसिड ज्यादा होगा। ओके। उसके बाद जो हमारा होता है स्मैटोस्टेटिन, आपको पता है कि जो स्मैटोस्टेटिन है, ठीक है, स्मैटोस्टेटिन मैंने आपको बताया भी था कि जो स्मैटोस्टेटिन है ये जहां पे जाता है, ठीक है, जो स्मैटोस्टेटिन है ये क्या करता है, ये स्मैटोस्टेटिन जहां पे जाता है ये रोक देता है काम को, ठीक है। तो स्मैटोस्टेटिन क्या करता है, ये जी इनहिबिटरी प्रोटीन को बनाता है, ठीक है, ये क्या करता है, जी इनहिबिटरी प्रोटीन को बनाता है और ये इनहिबिट कर देता है साइक्लिक एएमपी को, जिससे क्या होता है, जो आपका एसिड है वो कम हो जाता है। मैं आपको ना लहदा लहदा ये लिखवाता हूँ, फिलहाल आप डायग्राम समझिए। उसके बाद जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन कौन से वाले, प्रोस्टाग्लैंडिन आपके प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो E1 है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो कॉक्स वन वाला पाथवे था, मैंने आपको समझाया था ना, जो कॉक्स वन है, ठीक है, सिर्फ जो कॉक्स वन है वो आपका ये इसमें रोल प्ले करता है, जो कॉक्स टू है वो इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करता है। तो खैर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी इनहिबिट कर देता है किसको, एसिड को। अब हमें ना कुछ बातें समझ आई हैं इससे, इस डायग्राम से, ये डायग्राम थोड़ी मुश्किल है, अब मैं आपको ना आसान करके समझाता हूँ। देखो, हमने पढ़ा कि अगर क्या है, ठीक है, अगर एसिटाइल कोलिन आए, ठीक है, अगर वेगस नर्व क्या है, एसिटाइल कोलिन बनाए, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो हमारा HCl है वो ज्यादा हो जाएगा, जो एसिटाइल कोलिन है वो HCl को ज्यादा करता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यार जो हमारा हिस्टामीन है, ठीक है, जो हमारा हिस्टामीन है ये क्या करता है, मतलब कि जब हमारा जो गैस्ट्रिन है वो अपने हमसाये की मदद लेता है और हिस्टामीन बनाता है, तो हिस्टामीन भी क्या करता है, हिस्टामीन भी आपका HCl की प्रोडक्शन को ज्यादा कर देता है। उसके बाद आपका क्या था, हिस्टामीन भी हो गया, उसके बाद आपका था गैस्ट्रिन, जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन भी क्या करता है, HCl की प्रोडक्शन को क्या कर देता है, ज्यादा कर देता है। गैस्ट्रिन भी हो गया, देखिए आपका एसिटाइलकोलिन भी हो गया, गैस्ट्रिन भी हो गया, हिस्टामिन भी हो गया। उसके बाद आता है आपका स्मैटोस्टेटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, स्मैटोस्टेटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। अब आपका आ गया सोमैटोस्टेटिन, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन आ गया, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन और आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये जो सोमैटोस्टेटिन और प्रोस्टाग्लैंडिन है, इवन के मैंने आपको बताया भी था, ये सोमैटोस्टेटिन जहां पे जाता है काम को रोक देता है, ठीक है। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन और सोमैटोस्टेटिन ये दोनों एसिड को ज्यादा करने की बजाय कम कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एसिड को ज्यादा करने की बजाय कम कर रहे हैं। तो अगर आपको ये बातें समझ आ गई हैं तो समझ लें आपको फार्मा समझ आ जाएगी इसकी। देखो, अब आप कहते हैं कि यार एक मरीज है और उसमें एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है, उसमें अल्सर बन चुका है, तो मुझे आप ये बताएं कि क्या उसमें हम
क्या उसमें हम हिस्टामिन ब्लॉकर अगर दें तो उसका अल्सर ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? अगर उसमें हम इस हिस्टामिन ब्लॉकर दें तो उसका जो वो होगा वो ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? ये नहीं कौन कह रहा है? बताएं मुझे जरा, अल्सर क्यों नहीं ठीक होगा? डॉक्टर नादिया और डॉक्टर नाम, अल्सर क्यों नहीं ठीक होगा? देखिए, मैं आपको मैंने आपको ये बताया कि जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन आपके एचसीएल को ज्यादा करता है। हिस्टामिन आपके एचसीएल को क्या करता है? ज्यादा करता है। अब आपने क्या किया? आपने बड़ी चालाकी खेली और आपने कोई ऐसी ड्रग दी जिसने हिस्टामिन को ब्लॉक कर दिया। जिसने हिस्टामिन को क्या किया? ब्लॉक कर दिया। अब कोई एसिड को बढ़ाने वाली चीज ही नहीं है हमारे पास। तो अगर हम हिस्टामिन ब्लॉकर देंगे तो क्या होगा? हमारा जो एसिड बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। एसिड ज्यादा जो था वो कम हो जाएगा, तो अल्सर ठीक हो जाएगा। तो अल्सर को ठीक करने के लिए हम क्या दे सकते हैं? हम हिस्टामिन ब्लॉकर दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह के बंदो, आपने हिस्टामिन ब्लॉकर H2 वाला देना है। अगर आप H1 दे दोगे तो जो H1 है वो हम एलर्जी के लिए यूज करते हैं, उसको हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जो H2 ब्लॉकर होता है हिस्टामिन का, वो क्या होता है? वो आपका होता है स्टमक में। जो H2 रिसेप्टर होते हैं वो स्टमक में होते हैं, और H1 आपकी स्किन में होते हैं, जो एलर्जी कॉज कराते हैं। ठीक है, तो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन ब्लॉकर हम कौन सा यूज करेंगे? H2 ब्लॉकर। ठीक है, जो H2 ब्लॉकर है, हिस्टामिन रिसेप्टर टाइप 2, ठीक है, हिस्टामिन 2 H2 ब्लॉकर हम यूज करेंगे टू ट्रीट अल्सर। उसके बाद, और अभी तक हमने बड़ी तरक्की कर ली है, ठीक है, हम बड़े मतलब चांद पे पहुंच गए हैं। लेकिन अभी तक हम गैस्ट्रिन का इनहिबिटर नहीं बना सके। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो कि गैस्ट्रिन को इनहिबिट कर सके। तो ये तो हमारे ऑप्शन से ही वैसे निकल गया है। ठीक है, गैस्ट्रिन की हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। उसके बाद आपका आता है जी स्मैटोस्टेटिन। तो मुझे बताएं कि क्या अगर मैं स्मैटोस्टेटिन का ब्लॉकर दे दूं, स्मैटोस्टेटिन का ब्लॉकर दे दूं, तो अल्सर ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? अगर मैं स्मैटोस्टेटिन का ब्लॉकर दे दूं तो अल्सर ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? जी, सारे तकरीबन जाग रहे हैं, मुझे ये था सो ना गए हो। तो अगर हम स्मैटोस्टेटिन का ब्लॉकर दे देंगे तो वो तो और वर्स हो जाएगा। हम क्या करेंगे? हम स्मैटोस्टेटिन का एनालॉग देंगे। ठीक है, हम क्या देंगे? स्मैटोस्टेटिन का एनालॉग देंगे, जिससे क्या होगा? हमारा जो एसिड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, एसिड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद मुझे ये बताएं कि अगर मैं क्या करूं? अगर मैं प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग दे दूं, अगर मैं प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग दे दूं तो अल्सर ठीक हो जाएगा या नहीं होगा? जी, अल्सर हमारा ठीक हो जाएगा। ओके जी, अब अल्सर हमारा ठीक हो जाएगा डॉक्टर behzad, अल्सर ठीक हो जाएगा अगर एनालॉग देंगे तो। अच्छा, अब आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं। अब हम जरा इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे बिल्कुल सीधा सीधा मक्खन की तरह है। ठीक है, तो ये बहुत आसान, इसकी सबसे आसान इसकी फार्माकोलॉजी मुझे लगती है, बड़ी सीधी सीधी सी फार्माकोलॉजी है। ठीक है, तो इसको जरा हम पढ़ लेते हैं।